नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी टेट 2017 में पूछे गए हिंदी के पूरे 30 प्रश्नों का फास्ट रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निमिष शब्द का पर्याय है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। निमिष शब्द का अर्थ होता है क्षण। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। यहाँ पे वाक्य नहीं वाच्य है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यानी जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कर्तृवाच्य होता है, और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, और जिस वाक्य में भाव का अगर उसमें प्रधानता होता है तो वहाँ पे हो जाता है आपका भाववाच्य। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहुत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा, यहाँ पे आपको एक शब्द बताना है अप्रत्याशित के साथ। अगला प्रश्न है, गोधूम शब्द का तद्भव है। तो तत्सम तद्भव आप लोग जानते होंगे। तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए होते हैं और तद्भव उसका हिंदी रूप होता है यानी बिगड़ा रूप होता है। तो गोधूम का इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। ये जो है गेहूं होता है। गोधूम संस्कृत में बोलते हैं और हिंदी में गेहूं बोलते हैं। तो ये आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगला प्रश्न है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है निधन कपट, निष्धन कपट, निधन कपट, निष्धन कपट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। यहाँ पे विसर्ग संधि है, आप ये भी याद रखेंगे। आपके संधि कितने होते हैं? 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पे आपको सही वर्तनी का चयन करना है। अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। ये जो है वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अपेक्षा का जो विशेषण रूप होगा वो अपेक्षित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, मूर्धा, तालु या दंत तालु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। यह जो है आपका तालु से उच्चारित होता है। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, क, च, ट, त और प वर्ग। तो आप याद रखेंगे, क से होता है कंठ वर्ग, च वर्ग होता है तालु, और उसके बाद आपका जो ट वर्ग होता है ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ये आपका मूर्धा होता है, और आपका जो त वर्ग होता है जिसमें त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, न, ये आपका दंत्य होता है, और जो आपका प वर्ग होता है प, फ, ब, भ, ये म, ये आपका ओष्ठ्य वर्ण होते हैं। तो आप इसको उच्चारण करके भली बात अच्छे तरह से सीख सकते हैं। जैसे आप प वर्ग को पढ़ेंगे प, फ, तो देखेंगे आपके दोनों ओठ क्या होते हैं, एक दूसरे से स्पर्श होते हैं। तो इस प्रकार आप पता कर सकते हैं। कंठ वर्ग क कंठ से बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है अत, अ, अत्य या अति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अत्यंत शब्द में जो प्रयुक्त शब्द उपसर्ग है वो है अति। उपसर्ग वे शब्द हैं
जो किसी शब्द के पूर्व यानी पहले लगते हैं, प्रयुक्त होते हैं। और प्रत्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के अंत में या उसके पीछे जुड़ते हैं या प्रयुक्त होते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। उपत्यका का अर्थ है जिसे सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों का पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। तो इस प्रश्न का पर्वत के पास की भूमि, तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंग का उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन है नासिक्य, कंठोष्ठ्य, मूर्धन्य, कंठतालव्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। इसको आप याद रखेंगे। ये नासिक्य व्यंजन है, वर्ण है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ण के जो 5वें अक्षर या वर्ण होते हैं, जैसे क वर्ग में अंग, क के बाद आपका इय, च वर्ग में च छ ज ज इय, ट में देख सकते हैं ट ठ ड ढ ढ़, इसमें ढ़ आ जाएगा। यानी प्रत्येक वर्ग के 5वां जो वर्ण आपका आएगा वो नासिक्य व्यंजन होगा। अगला प्रश्न है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक या सार्वनामिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। 4 गज मलमल में जो है आपका परिमाणबोधक विशेषण है। ये कहीं ना कहीं परिमाण का बोध करा रहा है, यानी एक तरह से माप बता रहा है, यानी कपड़े का। ये परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीश का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन है शीशा, शीर्ष, सिरा। शीश का तत्सम रूप यहाँ पे पूछा गया है, शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। शीश का जो आपका तत्सम रूप होगा वो शीर्ष हो जाएगा। यानी आप सुने होंगे शीश पे या शीर्ष पे, यानी जो चोटी होती है ऊपर। अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययीभाव समास। तो चौराहा यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं संख्यावाची है। 4 राहों का जो समूह होता है उसे चौराहा कहते हैं। तो द्विगु समास जो क्या होता है, संख्यावाची जहाँ पे भी शब्द आएगा वो द्विगु समास कहलाता है। द्वंद्व समास में आपका जो विपरीत होते हैं, जैसे दिन और रात, दिन रात, तो ये आपका द्वंद्व समास होता है। अव्ययीभाव समास में देखेंगे यथाशक्ति, यथासंभव, ये आपका अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न देखेंगे, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। यानी यहाँ पे मुहावरा से प्रश्न पूछा गया है। अप्रिय लगना, यह अगना नहीं है लगना है, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो आप भी जानते होंगे कि अगर आपके आँख में किरकिरी या धूल पड़ जाए तो क्या होगा, बहुत आपको कष्ट होगा, यानी ये कष्टदायक होना। इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशु भाषण। तो मौखिक पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे वर्तनी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई आपको लिखना सुलेख है नहीं, यानी सुन के भी नहीं लिखना है। यानी मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होता है, आपको केवल भाषण देना यानी बोलना होता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? ऑप्शन है 15, 25, 18 या 22। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। हिंदी भाषा में 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं हैं। इसको आप याद रखेंगे। उसमें खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कुमाऊली, मगधी, मैथिली समावेश, इस सब का और भी भाषाएं हैं, इसको आप देख लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय, नवनीत, कादम्बिनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। ये भारतेंदु युग के बारे में पूछा गया है। ये जो पत्रिका है आप बता दें कब आपको निकला था। 15 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 अगस्त 1867 को ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। 15 अगस्त 1867 को। और ये भी आप याद रखेंगे, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। ऑप्शन है लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। इसका जो संपादन हुआ था 1999 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो प्रकाशन किए थे वो थे अखिलेश जी थे, उन्होंने किया था। आप लोग अखिलेश यादव को भी याद रख सकते हैं, तद्भव पत्रिका का संपादक, ताकि आपको भूले नहीं, ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु 13 जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन है विद्यापति, चंद्रवरदाई, नरपतिनाल या जगनिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। यह जो है जगनिक की पंक्तियां हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। इसके अलावा म्यांमार में भी पत्र पत्रिकाएँ हिंदी की प्रकाशित हो रही हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है। अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। तो सूरसागर पूछा गया किस भाषा की रचना है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। सूरसागर जो है बुंदेली भाषा में लिखी गई है, और इसको लिखा किसने, इसको ब्रज भाषा में लिखा गया, सॉरी याद रखेंगे। और इसको लिखा है, सूर से याद रखेंगे, सूरसागर यानी सूरदास, इसको सूरदास ने लिखा है, ये भी आप याद रखेंगे। ये सूरदास जी की रचना है और ब्रज भाषा में लिखा गया है। आप लोग ये भी याद रखेंगे, सूरदास जी ने ज़्यादातर कृष्ण भगवान के ऊपर रचना की है, उनके बारे में लिखे हैं। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है, तो इसको आप याद रखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर चला जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। मानक भाषा जो है व्याकरण और वर्तनी की से शुद्ध भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या विशलदेव रासो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। परमाल रासो जो है ये अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है। 55 से 60 तक दिए गए गद्यांश, इसको आपको पढ़कर सही उत्तर देना है। तो आप पढ़ने से अच्छा है कि पहले आप प्रश्न को पढ़ लें, और प्रश्न को पढ़ने के बाद उस शब्द को इस गद्यांश में ढूंढेंगे, तो शायद आप कम समय में इस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे 56 नंबर, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अक्कड़, ड़ प्रत्यय यानी जो कि आपके शब्द के अंत में लगते हैं, यानी बाद में लगते हैं। तो इसको आप अगर जानते होंगे तो आप इस प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं। अक्कड़, ड़, अड़ या कड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा फर्स्ट के साथ, यानी घुमक्कड़, घुमधन अक्कड़। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर या पारसौली में।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था। आप ऊपर चल के देख सकते हैं। आपको पूरा गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका समय बर्बाद होगा। उसके लिए हमने आपको ट्रिक बता दिया है कि आप प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद उसमें वो देखिए कि जन्म कहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं 35-38 वर्ष में मृत्यु हो गई, और आप नीचे जाके देख सकते हैं। श्लोक में आप ध्यान से देखेंगे कि कहाँ पे दिया गया। घूमते घूमते भटकते घुमकड़े उन्होंने धारण किया। तो श्लोक को आप पढ़ने से अच्छा है कि पहले आप विकल्प ढूंढेंगे। ये हमको पहले से मालूम था कि वैशाली में हुआ था, जन्म लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैशाली में जन्म लिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर मिल जाएगा। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो भी इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, काफ़ी कोई कठिन नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वछंद में कौन सी संधि है? ऑप्शन है विसर्ग, दीर्घ, गुण या व्यंजन संधि। तो विसर्ग संधि में आप देखते हैं कि वहाँ पे जो अ आता है, विसर्ग जो आता है वो परिवर्तित हो जाता है आधे स्वर में, तो ये वहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे है नहीं। दीर्घ होगा नहीं। दीर्घ में क्या होता है? बड़ी का मात्रा आता है शब्द में। गुण में क्या होता है? ए का मात्रा एक आता है, तो गुण भी नहीं होगा। तो इस ट्रिक से आप राइट आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा। दीर्घ संधि में दो मात्रा होता है, बड़ी का मात्रा होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं दीर्घ वर्ण का स्वर का निर्माण होता है। तो यह आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न है, महात्मा ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो अभी आपने देखा था ऊपर लगभग 35 वर्ष थी। यहाँ पे अभी आपने देखा है 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु से उनकी मृत्यु हो गई। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो आपने यहाँ पे देखा था। चलते हैं प्रश्न की ओर। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ, यानी बुद्धत्व को जो प्राप्त किया कितने वर्ष में? 35 वर्ष में। अगला प्रश्न है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या वैदिक धर्म? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। यह जो है आपका वैदिक धर्म से, श्रुति धर्म है आपका। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी वैदिक धर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो आप यहाँ पे राइट आंसर खोज सकते हैं। आप पहले प्रश्न को पढ़िए और उस शब्द को केवल आप अगर उस गद्यांश में ढूंढते हैं तो आपका गद्यांश का पूरा आंसर मिल जाएगा। बाकी संधि और प्रत्यय उपसर्ग ये जो प्रश्न आपके आते हैं इसके बारे में आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।